Oh, yes, good afternoon, dear students. I hope that you all are well. Yes, dear students, yesterday we did the back exercise of the poem, and today we will do the question answer of the poem. So let's start. First question. फूल किसके पलने में झूल झूल कर बड़े होते हैं? सबसे पहला प्रश्न देखिए, फूल किसके पलने में झूल झूल कर बड़े होते हैं? फूल पवन यानी हवा, हवा के पलने में झूल झूल कर बड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फूलों के हृदय की कली कौन खिलाता है? उत्तर देखिए, फूलों के हृदय की कली को सूरज खिलाता है। दोबारा फिर से देखिए आंसर, फूलों के हृदय की कली को सूरज खिलाता है। अगला प्रश्न देखिए, फूलों को कौन नहलाता है? उत्तर देखिए, चांद अपनी चांदनी से फूलों को नहलाता है। अगला प्रश्न, फूल कैसे होते हैं? उत्तर देखिए, फूल अनेक रंग के होते हैं, जिनके कारण उपवन की शोभा बढ़ती है। प्यारे बच्चों, यह 4 प्रश्न मौखिक प्रश्न हैं। इसके पश्चात लिखित प्रश्न में देखिए, सबसे पहला प्रश्न, हम सब कवि ने किसके लिए कहा है? हम सब, अब आपने कविता पढ़ी है, उस कविता में बार बार एक पंक्ति आई है, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यह हम सब शब्द कवि ने किसके लिए प्रयोग किया है? बच्चों, जब मैंने कविता आपको पढ़ानी शुरू की थी, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कवि अपनी बात को प्रस्तुत करता है, किसी सामाजिक बुराई को देखता है, किसी भी बात के लिए वह सीधे उसको नहीं कहता, वह प्रकृति के कुछ ना कुछ माध्यम लेकर उनका सहारा लेकर अपनी बात को प्रस्तुत करता है। अब इसमें देखिए, हम सब कवि ने किसके लिए कहा है? कवि ने हम सब शब्द का प्रयोग फूलों के माध्यम से, फूलों को माध्यम बनाया है, फूलों के माध्यम से मनुष्य जाति के लिए किया है, क्योंकि भगवान ने हम सबको एक समान बनाया है। भगवान ने हम सबको एक समान बनाया है, हम में कोई भेदभाव नहीं किया है। अगला प्रश्न देखिए, फूलों को खिलने के लिए क्या-क्या चाहिए? क्या-क्या यानी कि फूल जब खिलता है, अगर हम एक नॉर्मल प्रोसेस देखते हैं तो फूलों को खिलने के लिए क्या-क्या चाहिए? उसके ढंग से अगर हम बात करें तो फूलों को खिलने के लिए जल, मिट्टी, सूर्य की रोशनी, चाँद की चाँदनी और प्रकृति की संपूर्ण देखरेख की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रकृति ने जो भी प्रकृति ने यहाँ पर जीवन जीव दिए हैं या जो भी जीवन दिया है, पैदा किया है, उसकी देखरेख के लिए प्रकृति ने कुछ ना कुछ दिया है। यानी कि अगर फूलों की बात करें, तो फूलों को खिलने के लिए जल, मिट्टी, सूर्य की रोशनी, चाँद की चाँदनी और प्रकृति की संपूर्ण देखरेख की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, उपवन की शोभा, उपवन की शोभा किनसे होती है? अब उपवन है, बगीचे की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अगर हम उपवन की बात करें तो भगवान ने यह उपवन जो दिया है, यह संपूर्ण संसार यानी कि पृथ्वी दी है, और पृथ्वी पर खिलने वाले फूल केवल ये फूल ही नहीं, मनुष्य जाति की भी बात हो रही है। यानी कि जो जिसने भी यहाँ पर जन्म लिया है, चाहे उसका रंग काला हो, गोरा हो, सभी के कारण यह पृथ्वी शोभायमान होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम आंसर देते हैं, यहाँ उपवन की बात पूछ रहे हैं, तो उपवन की शोभा किनसे होती है? उपवन की शोभा रंग-बिरंगे फूलों से होती है, जिसकी सुगंध से संपूर्ण वातावरण सुगंधित रहता है। फिर से देखिए, उपवन की शोभा रंग-बिरंगे फूलों से होती है, जिनकी सुगंध से संपूर्ण वातावरण सुगंधित रहता है। अगला प्रश्न देखिए, फूल क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें पूछा गया है, फूल क्या कहना चाहते हैं? अब उत्तर देखिए, फूल अपने रंग के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमें रंग रूप के कारण भेदभाव नहीं करना चाहिए।
सुगंध के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमें अपनी अच्छाई रूपी सुगंध चारों तरफ फैलानी चाहिए। यानी कि फूल अपने माध्यम से मनुष्य जाति को यह संदेश दे रहे हैं। यह संदेश दे रहे हैं कि हमें जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। कभी भी हमें कोई ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण किसी का मन दुखे। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपनी अच्छी रूपी सुगंध चारों तरफ फैलानी चाहिए। यहाँ तक हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। संदेश यानी कि एक मैसेज, जो भी बात कवि कह रहा है उसमें कोई ना कोई मैसेज वो हमें दे रहा है। उस मैसेज को हमें देखना है कि हमें यह कविता पढ़कर हमें क्या समझ आया है और क्या वो हमें संदेश देना चाहते हैं। इसमें देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि एकता का संदेश देना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि एकता का संदेश देना चाहता है, क्योंकि जिस प्रकार प्रकृति ने विभिन्न फूलों के माध्यम से स्वयं को सजाया है, उसी प्रकार इस धरती पर जन्मे प्रत्येक मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सबको मिलकर अपने देश के लिए उसके आत्मसम्मान को बढ़ाना चाहिए। फिर से देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि एकता का, सबका मिलजुल कर रहने का, अपना आत्मसम्मान बढ़ाने का, अपना यानी कि अपने देश का आत्मसम्मान बढ़ाने का, मिलजुल कर रहने का संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार प्रकृति ने विभिन्न फूलों के माध्यम से स्वयं को सजाया है, स्वयं को संवारा है, जिसके कारण यह पूरी पृथ्वी शोभायमान हो रही है। चारों तरफ जब हम हरियाली देखते हैं तो हमारे मन को बड़ा अच्छा लगता है। जब फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो चारों तरफ उस सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक मनुष्य में इसमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि फूलों के माध्यम से स्वयं को प्रकृति सजा रही है, उसी प्रकार धरती पर जन्मे प्रत्येक मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सभी को मिलजुल कर अपने देश की एकता, ये शब्द एकता और आत्मसम्मान को बढ़ाना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करो। प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको कविता पढ़ाई थी तो उस कविता की प्रत्येक पंक्ति का हमने सरलार्थ किया था, यानी कि सरल अर्थ, कि उसमें क्या मैसेज दिया गया है, क्या हमें समझाया गया है। ऐसे ही उन पंक्तियों में से कोई भी पंक्ति अगर उठाकर आपसे पूछी जाए कि इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है, तो हमें उस सरल अर्थ का भी हमें पता होना चाहिए, और उसमें जो एक गूढ़ यानी कि एक मैसेज छिपा होता है, उसका भी अर्थ हमें बताना आना चाहिए, जिससे हमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हम अगर बार-बार एक चैप्टर रीडिंग करते हैं, कोई कविता आती है, उसको हम बार-बार पढ़ते हैं, तो वह हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती है। क्योंकि चैप्टर रीडिंग जो होती है बच्चों, जब हम एक एक बात सोचते हैं कि बैक एक्सरसाइज में या कोई भी हमसे बुक में हमारे ये प्रश्न है, अगर हम बार-बार रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग करने से अगर हमने उस कविता के अर्थ को समझ लिया है, तो हमारा उन जो प्रश्न के नाम का और के यही प्रश्न मैं याद करूँगा, तो ये भय निकल जाता है। तो हम कहीं से भी अगर हमें कोई बात पूछी जाए, तो उसका जवाब हम बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। अब इन पंक्तियों पर हम आते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करो। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी। रंग रंग यानी कि जब हम फूलों की बात कर रहे हैं तो फूल कोई एक रंग का तो नहीं होता, सभी फूल अलग अलग रंगों के होते हैं और अलग अलग है क्यारी क्यारी। और अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अगर कोई किसान अपने खेत में फूल लगा रहा है या हम कहीं भी अपने बगीचे में फूल लगाते हैं, तो हम अलग-अलग क्यारियाँ निकाल देते हैं, यानी कि एक मेड़ बना देते हैं, एक एरिया हम उसको सीमित कर देते हैं। लेकिन चाहे हमने किसी एरिया को सीमित कर दिया हो, लेकिन जो एक उपवन की शोभा है, एक फूल जो रंग-बिरंगे खिलते हैं, उनके कारण ही वह बगीचा शोभायमान होता है। इस प्रकार देखिए, रंग-रंग के रूप हमारे अलग-अलग हैं, क्यारी-क्यारी। इन पंक्तियों का अर्थ देखिए, इन पंक्तियों का अर्थ यह है, चाहे हम सब ने इस धरती पर अलग-अलग रंग, अलग-अलग संप्रदायों में जन्म लिया है, फिर भी हमारे कारण ही यह धरती शोभायमान है।
यानी कि अब इसमें फूलों की बजाय एक हमने उस अर्थ को निकाला है जो कवि एक कविता के माध्यम से हमें संदेश दे रहा है। यानी कि हमने चाहे अलग-अलग संप्रदाय में, अलग-अलग जगह हम रहते हैं, हमारे रीति-रिवाज अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सबके मिलकर रहने के कारण ही यह धरती शोभायमान हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, काँटों में खिलकर हम सबने हँस-हँस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। इसमें देखिए इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि चाहे हमने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। जैसे कोई फूल, गुलाब के फूल की ही हम बात करते हैं। अगर वह खिलता है तो चारों तरफ उसके काँटे ही काँटे होते हैं। फिर भी एक खिलता हुआ फूल ऐसे हमें मैसेज देता है कि मैं काँटों में खिलकर भी मुस्कुरा रहा हूँ। यानी कि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएँ आ जाएँ, कोई भी कठिनाई आए, तो हम सबको उसका मिल-जुल कर सामना करना चाहिए। देखिए, इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि चाहे हमने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, फिर भी उत्साह और जोश का परिचय दिया है। हम सबने एकता रूपी धागे में बंधकर अपने देश के आत्मसम्मान रूपी जो हार गले में डला हुआ है, यानी कि अपने देश का जो आत्मसम्मान रूपी हार है, उस हार को हमने अपने देश के गले में सजाकर एक माला बनकर, एक हार बनकर उसका परिचय दिया है। क्योंकि बार-बार एक पंक्ति कही गई थी कि फूल कभी भी यह नहीं सोचता कि उसे किसी धनी व्यक्ति के गले में सजाया जा रहा है या निर्धन व्यक्ति के गले में सजाया जा रहा है। वह दोनों जगह ना तो अपनी सुंदरता को छोड़ेगा, ना ही अपनी खुशबू को छोड़ेगा। इसलिए जीवन में चाहे हमारे कोई भी परेशानी आए, हमें उन परेशानियों का मिल-जुल कर और डट कर सामना करना चाहिए। हमें कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए, हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, आपके सामने यह प्रश्न उत्तर आज मैंने करवाए हैं। आप सभी बच्चे इनको अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और फिर अपनी इसको फेयर नोटबुक में आप सब लिखेंगे। धन्यवाद।